नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की डेट है 15 नवंबर 2025 और स्वागत है आपका शशि कन्ना यूपीएससी क्लासेस में। और करंट अफेयर के डिस्कशन में देखें तो द हिंदू का ये फ्रंट पेज है। आज यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है। तो ये न्यूज़ है कि एनडीए को भारी बहुमत मिला है बिहार में, जो कल मतगणना हुई थी उसमें 202 सीटें मिली है आउट ऑफ 243 सीट में से। ठीक है, तो यही मेन न्यूज़ है। अभी सरकार का गठन होगा, थोड़े दिन बाद विधानसभा के सत्र शुरू होंगे, तो इसमें नए नए टर्म्स आएंगे विधानसभा से रिलेटेड। तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपन देखेंगे। ठीक है, मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द ऑर्बिटर ब्लू एंड गोल्ड रिसेंटली इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विथ। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ब्लू एंड गोल्ड जो ऑर्बिटर है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? इसरोज मंगलयान 2 मिशन है, नासाज एस्केपेड मिशन है, या ईएसए एक्सोमार्स मिशन। डी कहता है कि चाइनाज तियानवेन 3 मिशन है। तो ये जो ब्लू और गोल्ड ऑर्बिटर है ये किस मिशन के साथ संबंधित है? इसरो का मंगलयान 2 मिशन, नासा का एस्केपेड मिशन, ईएसए का एक्सोमार्स मिशन, चीन का तियानवेन मिशन। एक्चुअली में अभी जो रिसेंटली ब्लू ओरिजिन ने नासा का एक मिशन था, एस्केपेड मिशन टू मार्स, जो मंगल पे जाएगा, उसको लॉन्च किया है। और ये 2 ऑर्बिटर के साथ जा रहा है। ठीक है, ब्लू और गोल्ड ऑर्बिटर है इसमें, तो वो दोनों ही ऑब्जर्व करेंगे, अलग अलग साइड से दोनों ऑब्जर्व करेंगे और बेहतरीन ऑब्जर्वेशन होगा, इसलिए यहाँ पे 2 ऑर्बिटर का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मार्स की तरफ जाने वाला मिशन है, नासा का मिशन है। ठीक है, और एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है, वो है कि ये सिंप्लेक्स यानी स्मॉल इनोवेशन मिशन फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है ये। दूसरा, एक और स्ट्रेटजी यहाँ पे चयन की गई है, लॉन्च एंड लॉइटर स्ट्रेटजी। ठीक है, लॉन्च एंड लॉइटर स्ट्रेटजी क्या होती है? ये अर्थ है। ठीक है, ये L2 है, लैग्रेंजियन पॉइंट 2 है। लैग्रेंजियन पॉइंट वो होते हैं जहां पे कोई 2 बॉडीज का गुरुत्वाकर्षण संतुलित हो जाता है, मतलब उससे यहाँ से भी इतना ही लग रहा है, उधर से भी इतना ही लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाते हैं? बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं। तो पहले क्या होगा, इस मिशन को यहाँ तक, इस जो है इसको स्पेसक्राफ्ट को यहाँ तक भेजा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे होल्ड किया जाएगा। ठीक है, काफी टाइम तक होल्ड रहेगा, और जब मार्स की पोजीशन सही होगी ना, इसके आसपास एकदम व्यवस्थित पोजीशन होगी, तब जाके यहाँ से लॉन्च होगा और यहाँ पे पहुंचेगा और इसकी परिक्रमा करेगा, मतलब इसके ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ये चीज ध्यान रखना, लॉन्च एंड लॉइटर किससे रिलेटेड है? तो जो स्टैम्पेड मिशन है, सॉरी, जो एस्केपेड मिशन है उससे रिलेटेड है, ध्यान रखना। ठीक है, नासा का, और ये मार्स के लिए मिशन है। इतने फैक्ट काफी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रत्युष सिन्हा कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज स्टेबलाइज टू। ये किसके लिए, जो प्रत्युष सिन्हा कमेटी थी, इसका गठन किसके लिए किया गया था? तो ए ऑप्शन कहता है रिव्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों की समीक्षा करना। नेक्स्ट कहता है बी पर्पज रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन सेबीज फ्रेमवर्क ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्क्लोजर, रिकमेंडेशन चेंजेस टू कंपनीज एक्ट 2013, ड्राफ्ट ऑफ फ्रेमवर्क फॉर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन इन दी बैंकिंग सेक्टर। बी कहता है हितों के टकराव और प्रकटीकरण पर सेबी के ढांचे को मजबूत करने के सुधारों का प्रस्ताव है, कंपनी अधिनियम 2013 के बदलावों की सिफारिश करना, या बैंकिंग सेक्टर में विसल ब्लोअर संरक्षण के लिए एक ढांचे का मसौदा तैयार करना है। प्रत्युष सिन्हा कमेटी मार्च में गठित की गई थी। कब है? मार्च में सेबी द्वारा गठित की थी। किसके द्वारा? सेबी द्वारा। एक्चुअली में सेबी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, आपको भी पता, आप खुद भी शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते होंगे, तो सेबी का रोल बहुत रहता है कि अगर किसी शेयर का क्या होने वाला है आगे, अगर किसी को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं जिसको, अगर इंटरनली न्यूज़ मिल जाती है तो उसमें फिर प्रॉफिट करने का सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, और इस बॉडी में सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होने की
मतलब ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सेबी के मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इस सेबी के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी है वो क्या डिस्क्लोज करे अपने बारे में, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या डिस्क्लोज करे, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि हितों का टकराव होने की संभावना भी वहाँ पे बहुत रहती है। क्योंकि अब कोई भी कर्मचारी, उसके रिश्तेदार खुद नहीं निवेश करे लेकिन रिश्तेदार वगैरह को भी तो वो कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जिससे जो शेयर मार्केट का जो ओरिजिनल जो लक्ष्य है ना वो उससे फिर भटक जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में है, ध्यान रखना। टू कमेटी वाज फॉर्म्ड टू assess SEBI's framework on conflict of interest and disclosure of interest and to purpose reform that improve transparency, accountability and ethical conduct। ठीक है, इस बारे में है, सेबी द्वारा गठित है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू कन्फ्लुएंस स्टार्टिंग फ्रॉम द पेनगंगा रिवर टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। पहला है वैनगंगा, सेकेंड है प्राणहिता, 3 है वर्धा और 4 है गोदावरी। करेक्ट सीक्वेंस बताना है 3 2 1 4, 3 1 2 4, 1 3 2 4, 3 4 1 2 बताना है आपको। निम्नलिखित नदियों को पेनगंगा नदी से शुरू करके उसके अंतिम गंतव्य तक संगम के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये जो पेनगंगा जहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये एंड तक जाती है अरब सागर में, तो वहाँ तक कौन सी नदियाँ इसमें मिलती है, कौन से संगम आते हैं, तो वो आपको बताना उस सीक्वेंस को। ठीक है, तो देखते हैं। ये है पेनगंगा। पेनगंगा कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र की जो अजंता रेंज है ना वहां से निकलती है, ये औरंगाबाद में स्थित है, वहां से ये निकलती है। फिर ये थोड़ी महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच बॉर्डर बनाती है, उसके बाद इसमें वृद्धा नदी आके मिलती है। वृद्धा नदी कहाँ मिलती है, इसमें चंद्रपुर में वृद्धा नदी आके मिलती है। उसके बाद यहाँ पे वैनगंगा आके मिलती है, यहाँ पे वैनगंगा। फिर ये प्राणहिता कॉन्फ्लुएंस के साथ ये आके यहाँ पे क्या किस पे मिलती है, गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। ये कालेश्वरम फेमस एक परियोजना है, तो उसके बारे में देख सकते हो। और ये देखो आप जैसे अपने सीक्वेंस देखे तो सबसे पहले कौन है, पेनगंगा में सबसे पहले वर्धा यानी कि 3 यानी 2 जगह 3 है, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद वर्धा के बाद कौन मिलता है आके, वैनगंगा। तो वैनगंगा कहाँ पे मिली, एक मिले वैनगंगा, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं। वृद्धा फ्लो इनटू वैनगंगा एंड फॉर्म प्राणहिता रिवर विच फाइनली जॉइन द गोदावरी रिवर विच फिर वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है पेनगंगा की, एक तो अदन है, कास नदी है, अरुणावती है, कायादू नदी है, पूस नदी, ये सब उसकी पेनगंगा की क्या है, पेनगंगा की ट्रिब्यूटरीज है जो इसमें आके मिलती है। ठीक है, अभी क्या है कि गोदावरी रिवर जो बहुत फेमस रिवर है, ठीक है, और ये भारत की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा के बाद सबसे लंबी नदी है। और ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, त्रिकम्बेश्वर जो 12 शिवलिंग है वो उसमें से एक महाराष्ट्र में स्थित है यहाँ पे, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है त्रिकम्बेश्वर से, और ये जाती है इसके ये परवरा नदी इसमें आके मिलती है, परवरा के बाद पूर्णा नदी आके मिलती है, फिर ये मंजीरा नदी आके मिलती है। ये पेनगंगा, वृद्धा और वैनगंगा मिलके प्राणहिता बना के ये मिलती है। ये मोनार नदी यहाँ पे मिलती है, ये सबरी है, इंद्रावती नदी है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। फिर जाके कहाँ मिल जाती है, ये अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो इसके बारे में जितनी जो ट्रिब्यूटरीज है हमने तो डिस्कस कर लिया है, इसका ओरिजिनेट कहाँ से होती है वो भी डिस्कस कर लिया है। तो इसके बारे में और कोई फैक्ट हो तो आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूली प्लान्ड AI बेस्ड सिस्टम दृष्टि डेवलप्ड फॉर इंडियन रेलवेज प्राइमरीली डिजाइंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। जो दृष्टि जो AI आधारित एक प्रणाली विकसित की गई दृष्टि, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कहता है कि ट्रैकिंग पैसेंजर फुटफॉल एट स्टेशन, मॉनिटरिंग लोकोमोटिव इंजन परफॉर्मेंस, सी है डिटेक्टिंग अनलॉक्ड और टेम्पर्ड डोर्स और ऑन मूविंग फ्रेट वैगन, मैनेजिंग रेलवे टिकटिंग थ्रू AI।
ठीक है। स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या पर नजर रखना, लोकोमोटिव इंजन के प्रदर्शन की निगरानी करना, चलती मालगाड़ी के वैगनों पर खुले या छेड़छाड़ किए गए दरवाजों का पता लगाना, एआई के माध्यम से रेलवे टिकट प्रबंधन। अब जब भी गाड़ी में ट्रेवल करते हो, आजकल अपनी पर्सनल गाड़ी में ट्रेवल करते हो, तो कोई भी गेट खुला रह जाता है तो वहां पे दिखता है, उस स्क्रीन में सामने दिखता है कि कोई गेट खुला हुआ है। या जब आप मेट्रो ट्रेन में भी करते हो ना, तो सबसे पहले गेट बंद होने के बाद ही मेट्रो शुरू होती है, ठीक है। तो वहां पे कुछ सेंसर वगैरह लेते हैं, वो जो कर लेते, डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई गेट खुला तो नहीं है। इसी तरह से क्या होगा, फ्रेट यानी माल गाड़ियां रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो बहुत कीमती सामान भी रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि रास्ते में उनको खोला जाए, उनसे लूट मार की जाए, कोई लॉक तोड़ दे या फिर कुछ उसके साथ टेम्पर कर ले, ठीक है। तो इस वजह से उसको मैन्युअली चेक करना बहुत टफ रहता है। आप सोचिए किसी जंगल में कोई मालगाड़ी खड़ी है और उसको उसके वैगन यानी कि उस डिब्बे को टेम्पर किया जाए, उसमें से कुछ चुरा लिया जाए, तो माल का नुकसान कितने बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत बड़ा मतलब नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो इसके लिए एक दृष्टि प्रणाली विकसित की है जो एआई बेस्ड है, ठीक है। एआई बेस्ड है, ये क्या करती है, रियल टाइम में वो ऑब्जर्व करती है हर वैगन को कि कहीं कोई टेम्पर तो नहीं है, खुला हुआ तो नहीं है, किसी ने उसमें से चोरी वगैरह नहीं की, प्रॉपर बंद है नहीं बंद है। मतलब किसी भी रेलवे कर्मचारी, रेलवे एम्प्लॉय को वहां जाके चेक करने की जरूरत नहीं, फॉर्मली अगर सही से पैक्ड है तो वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो इट इज एआई सर्विलेंस सिस्टम फॉर वैगन डोर लॉक मॉनिटरिंग इन रियल टाइम, ठीक है ना, रियल टाइम में चेक करता है। ये डेवलप किसने किया है, ये डेवलप्ड बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR एंड IIT गुवाहाटी, ठीक है, उसके द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। ये मॉनिटरिंग सॉल्यूशन दैट डिटेक्ट एनोमल इन वैगन डोर लॉकिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग ट्रांजिट यूजिंग एडवांस कंप्यूटर विजन एंड मैकेनिज्म लर्निंग, ठीक है। इसके बारे में इतना सफिशिएंट है दृष्टि ऐप के बारे में। नेक्स्ट है लेक तुर्काना, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज मेनली लोकेटेड इन विच कंट्री। टर्की में स्थित है, तंजानिया में स्थित है, केनिया में स्थित है या फिर युगांडा में स्थित है। लेक तुर्काना, थोड़ा नाम सुन के लगता है टर्की में होगा, लेकिन टर्की में नहीं है, ये केनिया में है। कहाँ पे है ये, केनिया में है, अभी न्यूज में है ये। तो ये देखो केनिया ये बना हुआ है, ये लेक तुर्काना है यहाँ पे, और इसका थोड़ा सा पार्ट है ना वो इथोपिया में भी है, ठीक है। और ये लेक विक्टोरिया है जो युगांडा, तंजानिया और केनिया में फैली हुई है, तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। केनिया से कौन सी रेखा पार होती है, ठीक है, कौन सी है, इक्वेटर, यहाँ से इक्वेटर पास होती है और लगभग 2 भागों में इसको डिवाइड करती है। और केनिया से जो कंट्रीज है वो बॉर्डर साझा करते हैं, सोमालिया देखो, और ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, ठीक है। ये इथोपिया इसके साथ, सूडान है, युगांडा है और तंजानिया इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें ये रिफ्ट वैली का पार्ट है, ये जो लेक तुर्काना है ये रिफ्ट वैली का पार्ट है, ये ध्यान रखना, ओके। और इसमें जो रिवर फ्लो करती है वो ओमो है, केरियो है एंड तुर्कवेल है। और ये ओमो नदी है, ये 80% जो पानी इसमें आता है उसका मतलब वही कैरी करती है 80% पानी को, ठीक है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकॉग्नाइज है ये लेक तुर्काना, तो ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इसलिए न्यूज में है ये, तो देखेंगे न्यूज किस लिए न्यूज में है। पहले इसके बारे में स्टेटमेंट देख लेते हैं। दे कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑल सेल टाइप्स ऑफ एडल्ट बॉडी। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ESC आर इन एग्जाम्पल ऑफ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। Induced pluripotent stem cell iPSCs are created by introducing embryonic genes into somatic cell। देखते हैं which of the following statement given above is are correct। पहला कहता है 1 और 2 only, B कहता है 1 and 3 only, C कहता है 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only। देखते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वयस्क शरीर की सभी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकते हैं। भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं
बहुशक्तिशाली स्टेम कोशिकाओं का एक उदाहरण है। प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का निर्माण दैहिक कोशिकाओं में भ्रूणीय जीन को प्रविष्ट करवा के किया जाता है। तो वैसे तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्चुअली में फैट बॉडी, जो बॉडी फैट में जो स्टेम सेल होनी है, स्टेम सेल बॉडी फैट की स्टेम सेल है, तो एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है, डिजीज होती है, जिसमें क्या अपनी हड्डियां कमजोर हो जाती है, अपनी बोन कमजोर होती है और फ्रेजाइल हो जाती है। ठीक है, बोन्स वीक एंड फ्रेजाइल हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए ये जो स्टेम सेल है ना, कौन सी वाली स्टेम सेल, जो बॉडी फैट की स्टेम सेल है, वो काम आ सकती है। इस रिसर्च के लिए अभी स्टेम सेल न्यूज में, और फ्रीक्वेंटली इसके बारे में क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। स्टेम सेल वगैरह बेसिक, जो साइंस का बेसिक पार्ट है, उस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं, और जो करंट में उसके बारे में भी उसके बेसिक बन सकते हैं। स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल कोई विशिष्ट कोशिकाएं नहीं होती है, अविशिष्ट होती है, मतलब कोई स्पेशल सेल नहीं होती है, बहुत मूल होती है। मूल यानी कि बहुत बेसिक सेल होती है, जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरा है कि खुद को हमेशा मतलब नए फॉर्म में कन्वर्ट करती रहती है, और बहुत लंबे समय तक, मतलब अनिश्चित काल तक, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम तक वो खुद को न्यू में कन्वर्ट करती रहती है। दे आर अनस्पेशलाइज्ड सेल दैट कैन सेल्फ रिन्यू identically and can also differentiate into more mature cell with specialized function. ठीक है, in human they have been identified in inner cell mass of early embryo in some tissues of fetus, umbilical cord, placenta and several adult organisms. ठीक है, ये कहाँ पे मिल सकती है? तो इन जगह पे ये मिल सकती है। प्लूरिपोटेंट सेल, ये प्रकार कितने प्रकार की होती है? प्लूरिपोटेंट सेल है, जिसमें कौन सी आती है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है। दूसरा इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है। दूसरा है नॉन एम्ब्रियोनिक, या फिर सोमेटिक भी बोलते हैं, एडल्ट भी बोलते हैं स्टेम सेल। दो टाइप की हो गई। ठीक है, इसके बारे में और विशेषता देखते हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है? ये बहुत पावरफुल होती है। एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू ऑल सेल ऑफ एडल्ट बॉडी, मतलब अपने शरीर की सभी कोशिकाओं में ये कन्वर्ट हो सकती है। इसकी ये एबिलिटी होती है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, निषेचन होता है, उसके 2 या 3 से 5 दिन के दौरान ही बनती है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। containing an inner cell mass capable of generating all the specialized tissues of human body. ह्यूमन के जो उत्तक टिश्यूज होते हैं, सभी प्रकार के टिश्यू को डेवलप करने के लिए पावरफुल है, बना सकती है ये। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के बारे में ये कि क्रिएटेड थ्रू द इंट्रोड्यूस द एम्ब्रियोनिक जीन इनटू सोमेटिक सेल। जो एडल्ट सेल होती है ना, उसमें क्या मिलाया जाता है? एम्ब्रियोनिक जीन मिला के इसको तैयार किया जाता है, जैसे स्किन सेल है, कॉजिंग इनटू रिवर्ट बैक टू ए स्टेम सेल लाइक स्टेज। तो इस स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। इनका बेनिफिट क्या रहता है? यूनिक, ये अपने आप को रीजनरेट करती रहती है। ठीक है, ये रीजनरेट करती रहती है। ठीक है, तो किसी भी को टिश्यू को रिपेयर करने में काम आ सकती है। ये किसी भी स्पेशल सेल को जनरेट करने में काम आ सकती है। ठीक है, किसी ड्रग स्क्रीनिंग, किसी दवा की स्क्रीनिंग में भी ये काम आ सकती है। मतलब कोई ऐसा क्या करे अपन, जनरेट स्पेसिफिक ह्यूमन टिश्यूज फॉर विट्रो ड्रग स्क्रीनिंग एंड टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। ठीक है, तो उसके लिए ये काम आ सकती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज, किसी भी रोग या फिर किसी डिजीज को समझने के लिए काम आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, consider the following statement regarding hepatitis A. It is a viral infection that causes inflammation of liver. It is primarily transmitted through ingestion of food and water contaminated with fecal matter from infected person. This infection is usually cell limiting and does not cause chronic liver disease. How many statements are given
राइट, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन ऑफ दिस। देखते हैं, हेपेटाइटिस ए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक विषाणु जनित संक्रमण है जो यकृत में सूजन पैदा करता है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। यह संक्रमक आमतौर पर स्वतः ठीक हो जाता है और इससे दीर्घकालीन यकृत रोग नहीं होता है। तो आपको बताना कितने कथन सही है। देखो, हेपेटाइटिस ए हैज ए ग्रोइंग कॉज ऑफ एक्यूट लीवर फेलियर इन इंडिया। बड़े पैमाने पर जो लीवर यानी यकृत का फेलियर हो रहा है इंडिया में, लीवर फेलियर, उसका बहुत बड़ा कारण बन रहा है हेपेटाइटिस ए। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर में सूजन, ठीक है, लीवर में सूजन होती है हेपेटाइटिस ए के कारण, यकृत में सूजन होती है, ठीक है, और सेवर इलनेस आती है, ठीक है, और ट्रांसमिटेड थ्रू, बिल्कुल ही ये कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, जो ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए से संक्रमित व्यक्ति है उससे दूसरे में फैल सकता है, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ भी ये फैल सकता है। तो दोनों कारण से, फूड, वाटर यानी सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ भी ये फैल सकता है। ठीक है, ये रिकवर हो जाता है और हेपेटाइटिस ए भी तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी मिल जाती है व्यक्ति को। ठीक है, और अनलाइक इसके क्या है, बी एंड सी की तरह, मतलब ए है वो बड़े लेवल पे लीवर डिजीज को, मतलब लॉन्ग टाइम तक लीवर को नुकसान नहीं पहुंचाता है और इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। ए और बी की वैक्सीन अवेलेबल है, ध्यान रखना सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। यूपीएससी का फेवरेट स्टेटमेंट हो सकता है कि हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। तो ए और बी की तो अवेलेबल है लेकिन सी की अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में फैक्ट के बारे में ध्यान रखना। ईरान शेयर्ड लैंड बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तुर्की, अर्मेनिया, कुवैत, तुर्कमेनिस्तान या कतर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर 1, 2 और 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 सभी के साथ। तो ईरान के साथ कौन देश है जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं? ये देखिए ईरान है, इसकी राजधानी तेहरान है। ये देखो यहाँ पे पाकिस्तान है, बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान है, बॉर्डर शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान है, बॉर्डर शेयर करता है। ये यहाँ पे आप क्या, कैस्पियन सागर, ये अजरबैजान है, और ये अर्मेनिया है, ये टर्की है, और ये इराक है, इसके साथ बॉर्डर साझा करते हैं। देखो यहाँ पे इराक है ना, वो यहाँ पे खुलता है और ये इसके साथ फारस की खाड़ी और पर्शियन गल्फ के साथ मिला हुआ है, तो ये कुवैत से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये फिर अरेबियन सी आ जाता है, ध्यान रखना। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये भी न्यूज़ में है इसलिए। ठीक है, ये अभी क्या है कि इसमें वर्स्ट ड्रॉट अराउंड 6 डेकेड, 60 साल में सबसे खतरनाक सूखा यहाँ पे फेस कर रहा है ईरान। ठीक है, पॉलिटिकल फीचर्स क्या, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक एंड टर्की, इसके साथ क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। ये ऑप्शन राइट है। वाटर बाउंड्रीज किसके साथ है, कैस्पियन सी, ये वाला ऊपर देखिए कैस्पियन सी नॉर्थ में, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये पर्शियन गल्फ है और ये गल्फ ऑफ ओमान है जो हमने देख लिया। मेजर माउंटेन कौन से, जैग्रोस माउंटेन, इल्ब्रस माउंटेन, ये इसके इंपोर्टेंट है। दमावांद इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, पिक छोटी है। ठीक है, और उर्मिया लेक एक यहाँ पे न्यूज़ है में रहती है जो छिकुड़ती जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। उर्मिया लेक है, सॉल्ट लेक है, ध्यान रखना, और ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी लेक है, इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा कि विथ रेफरेंस टू द क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप रिसेंटली डेवलप्ड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट यूजेज नाइट्रोजन वैकेंसी centers in diamond to detect nanoscale magnetic field. It requires cryogenic temperature to maintain quantum coherence. It is India's first patented technology in field of quantum sensing. Which of the following statement given above are correct? ए है कि 1 और 2 राइट है, बी कहता है 2 एंड 3 राइट है, सी कहता है 1 और 3 ओनली, और डी कहता है तीनों राइट है। ठीक है, हाल ही में भारत में विकसित क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नैनोस्केल चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाने के लिए हीरे में नाइट्रोजन रिक्ति
का केंद्रों का उपयोग करता है। क्वांटम सुसंगतता बनाए रखने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है। ये क्वांटम सेंसिंग के क्षेत्र में भारत की पहली पेटेंट तकनीक है। तो ये क्रायोजेनिक नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी ये क्वांटम कोहेरेंस दिखा सकती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। बाकी 1 और 3 इसके राइट होंगे। देखते हैं, ये देखो, ये डायमंड चिप है, यहाँ पे ये ट्यूब लेंस के थ्रू ये कैमरा है, ऑब्जर्व किया जाता है इसको, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि जो छोटे छोटे बहुत वैकेंसी रहती है, नाइट्रोजन वैकेंसी होती है, उसमें ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये क्या है, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। क्या है ये क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप? क्वांटम इमेजिंग सिस्टम है, ठीक है। ये कैमरे के थ्रू इमेजिंग की जाती है इसकी, दैट यूजेज नाइट्रोजन वैकेंसी, ठीक है। ये जो डायमंड चिप है, इसमें नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर इन थीन डायमंड लेयर टू ऑप्टिकली मैप डायनामिक 3 डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड एट द नैनो स्केल है। तो यहाँ पे जो नैनो स्केल मतलब बहुत छोटे स्केल पे मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए ये तकनीकी प्रयोग की जाती है, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इंडिया फर्स्ट पेटेंट है ये, इंडिया की तरफ से किस फील्ड में फर्स्ट है? तो ये जो क्वांटम सेंसिंग है ना, उसकी फील्ड में पहला पेटेंट है भारत की तरफ से, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेवलप्ड बाय, ये किसने डेवलप किया? आईआईटी बॉम्बे ने किसके नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत इसको डेवलप किया है। टेक्नोलॉजी यूज द माइक्रोस्कोप यूजेज नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर इन डायमंड विच एटॉमिक स्केल डिफेक्ट फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन एटम नेक्स्ट टू वैकेंसी। S1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और ये रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, ये क्या है, इस क्वांटम कोहेरेंस को शो करता है। तो वो क्रायोजेनिक की जरूरत नहीं है, क्या रूम टेम्परेचर भी ये कर सकता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लास रिपोर्ट 2025 इज रिलीज्ड बाय। ग्लास रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा रिलीज की गई है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, या वर्ल्ड बैंक, या सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC द्वारा ये लॉन्च की गई है। AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। जैसे हम एंटीबायोटिक ज़्यादा लेते हैं ना, एंटीबायोटिक हर दवा अपन बुखार या फिर कोई बारे में जब ये एंटीबायोटिक दवाई लेते रहते हैं, तब क्या होता है, जो विषाणु रोगाणु होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया क्या होते हैं, धीरे धीरे वो उस जो एंटीबायोटिक है ना, उसके प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब वो आदी हो जाते हैं उसको। अब किसी व्यक्ति को मतलब जैसे होता है ना, बार बार डांटते रहो तो वो आदी हो जाता है, उसको सुनने की आदत हो जाती है। तो वैसे ही वो क्या होता है, बैक्टीरिया वो थ्रेट क्रिएट कर लेते हैं, फिर उस पर वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करती है ये WHO की ये जो ग्लास रिपोर्ट है, उसको ऑब्जर्व करती है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलेंस रिपोर्ट है ये 2025, हाईलाइट द सेवियर थ्रेट of antimicrobial resistant AMR in India of and Southeast Asia, ठीक है। Approximately 1 in 3 bacterial infection in India are resistant to common antibiotic, ठीक है, with significant implication for public health, ठीक है। इसके बारे में देखिए, खासकर 2 चीजें ध्यान रखनी, इसका उद्देश्य क्या था और ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। कुछ न्यूज़ है जो क्वेश्चन की फॉर्म में तो नहीं, लेकिन हार्डली न्यूज़ में थी, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया। 3 न्यूज़ है। एक ग्रीनलैंड न्यूज़ में है कि ग्रीनलैंड की पार्लियामेंट ने अभी एक लॉ पास किया है कि भाई यहाँ से जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो प्रॉपर्टी जो खरीदते हैं उसकी ऑनरशिप से रिलेटेड, उसको लिमिटेड करने से रिलेटेड ये एक उन्होंने क्या लाया है, एक Parliament has adopted legislation limiting foreigner right to own property on vast Arctic Iceland following mounting interest। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत दिनों पहले कहा था कि हम लोग ये जो ग्रीनलैंड है उसको एक्वायर करेंगे, हमारी कॉलोनी बनाएंगे। तो वहाँ क्या था कि अमेरिका के बहुत सारे लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद रहे थे और वहाँ पे मालिकाना हक ले रहे थे। तो अब यहाँ की जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक लॉ बनाया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे और उसको रोक दिया है, ठीक है। अभी देखो ये न्यूज़ तो ठीक है, इसने जो बनाई है
लेकिन ग्रीनलैंड के बारे में भी जानना जरूरी है। ये ऑटोनोमस अंडर डेनमार्क के अंडर ऑटोनोमस एक जगह है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? नूक, NWK। नॉर्थन अमेरिका का पार्ट है। इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड, दैट इज नॉट कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट नहीं है और बहुत बड़ा आइसलैंड है, ठीक है। मोर देन 80% से ज्यादा ये बर्फ से ढका हुआ है। सरफेस इज कवर्ड बाय आइस शीट, ठीक है। एस्किमो नाम आपने बचपन में पढ़ा होगा। एस्किमो पीपल यहाँ के मूल निवासी होते हैं। एक और न्यूज है, द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनक्लेट। ये न्यूज में है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उस वजह से न्यूज में है। क्योंकि कोई सुनवाई चल रही थी चेन्नई में, इसकी जो ब्रांच है वहाँ पे, तो उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया? दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया, इसलिए न्यूज़ में थी। ये एक वैधानिक निकाय है, ध्यान रखना, स्टेचुरी बॉडी है और क्वासी जुडिशियल बॉडी यानी अर्ध न्यायिक निकाय है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एक ये क्या है? स्टेचुरी बॉडी है। ध्यान रखना फंक्शन क्या है, ये किन किन बॉडीज के खिलाफ ये अपील सुन सकती है। तो कौन सी है? एक तो NCLT है, नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल के, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के खिलाफ ये क्या सुन सकती है? अपील सुन सकती है। और अपील किसके खिलाफ सुन सकती है? IBBI, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ भी सुन सकती है। ये कंपटीशन कमीशन के खिलाफ भी अपील सुन सकती है। ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA के खिलाफ भी ये अपील सुन सकती है। और कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कोई भी सलाह मांगी जाती है, लीगल ओपिनियन मांगा जाता है, तो उसको देने के लिए भी ये जिम्मेदार है। ये भी न्यूज में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये न्यूज में यहाँ पे देखोगे। एक चीज ध्यान रखना, ये ओमान है, यहाँ पे ओमान की टेरिटरी है और ये ईरान है, और ईरान और ओमान के बीच में क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ध्यान रखना, ये गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पे और पर्शियन गल्फ यहाँ पे है। अब यहाँ पे न्यूज इसलिए है, न्यूज में इसलिए कि अमेरिका के जो जहाज थे ना, उसको ईरान ने यहाँ पे रोक दिया है, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ में है। तो टेंशन दोनों देशों के बीच में बढ़ रही है, इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो न्यूज़ में है। वो अदर स्टेट भी है, मलक्का स्टेट है वगैरह, ऐसे जिब्राल्टर है, उनके बारे में, लोकेशन के बारे में भी आप देख लेना, ठीक है। और ये दे रखा है कि वर्ल्ड का 1/3 LNG और बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल यहाँ से पास होता है। ये बहुत बड़ा चौक पॉइंट है, इसलिए ये न्यूज़ में है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ये हिंदी में दे रखा है। CSET UPSC CSET बैच शुरू हो गया है। ये 12 तारीख से शुरू हुआ था, तो अभी बहुत बेसिक चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये फीस है 2999, 12,500 है, 14,500 है। शशिकरण सर के द्वारा 2008 से पढ़ा रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।